गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अपनी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में सेक्शन अगर 12th ए की बात करें तो उसमें मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ था और मैथ सेक्शन में सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था। तो जो कि ऑनलाइन क्लासेस में जो सेक्शंस वो मर्ज हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो अब ऑनलाइन क्लासेस में तो कोई एक ही चैप्टर्स कंटिन्यू कर सकते हैं ना, एक सेक्शन में 2 चैप्टर कैसे चल सकता है। तो इसलिए मैंने दोनों सेक्शन में चैप्टर्स बराबर कर दिए। सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने ऑफलाइन में पढ़ा दी थी मैथ सेक्शन में, और कुछ चीज़ें सॉल्यूशन से हमने बायोलॉजी सेक्शन में पढ़ा दिया था। लेकिन अब मैं आप सभी लोगों को केमिस्ट्री का शुरू से जो सॉलिड स्टेट है वो ऑनलाइन क्लास में कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ सभी लोग याद रखें कि ये जितने भी मेरे वीडियोस होंगे या आप इसको संभाल कर कहीं स्टोर करके रखेंगे ताकि फ्यूचर में आप इस वीडियो लेक्चर से रिवाइज कर सकेंगे, ठीक है। और जो मटेरियल्स रिक्वायरमेंट होगा अकॉर्डिंग टू लेक्चर्स वो मैं आप सभी लोगों को सेंड करता रहूँगा। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग लेक्चर्स को बहुत केयरफुली तरीके से वॉच करेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग सॉलिड स्टेट में अगर हम लोग आएँ तो सबसे पहला एक बेसिक फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर का मतलब आप सब लोगों को पता है कि एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, मास एंड हैज़ वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड मैटर। मैटर में 3 कैटेगरीज आती हैं। सबको पता है कि मैटर्स को 2 तरीके से क्लासीफाई कर दिया गया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग का चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सर सॉलिड होता क्या है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस हैं, ये 1 बाय 1 हम लोग को समझाइए आप। तो इस चैप्टर्स को और आसान करने के लिए हम लोग फंडामेंटल चीज़ें पे थोड़ा फोकस करेंगे, तब जाके ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में कि क्या क्या अंतर है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला कि आप सबको पता है कि जितने भी आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि दे आर ऑलवेज 2 अपोजिट टेंडेंसी बिटवीन पार्टिकल्स मैटर विच डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे पहला इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दूसरा द मॉलिकुलर मोशन या रैंडम मोशन होता है। बताइए सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस किस में होते हैं। तो सबको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं। और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होल्ड करता है, जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखा रहता है। और जहाँ ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होल्ड रहेंगे वहाँ इस फोर्स के जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। तो सॉलिड सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड होता है, और सबसे कम किसका होता है, गैस का होता है। सबसे ज़्यादा सॉलिड, उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैस का होता है। और आप देख भी रहे हो डायग्राम में भाई कि जितने भी सॉलिड हो रहे हैं, देखो आप सारे मॉलिक्यूलर स्पेस एकदम टाइटली पैक्ड है। लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस पे, और गैस में क्या है, ये पूरे डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होगा किसका, सॉलिड का, उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैस का। दूसरा अगर पॉइंट बात करें जिसका नाम है द मॉलिकुलर मोशन। बताइए सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर मोशन किस में होगा, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में। तो सबको पता है कि मॉलिकुलर मोशन सबसे ज़्यादा होगा गैस में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। रेंडमली जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम सॉलिड में होता है, ठीक है। देखिए कभी ये नहीं कह सकते कि सॉलिड में मूवमेंट नहीं होता है, होता है। सॉलिड में मूवमेंट होगा, लेकिन मूवमेंट कौन सा होगा ये जानना जरूरी है। मूवमेंट तो अगर देखा जाए तो एक ट्रांसफर मूवमेंट
वाइब्रेटरी मूवमेंट, ऐसे तमाम ऐसे मूवमेंट होते हैं जो चर्चा करते हैं। तो सॉलिड में मूवमेंट होगा, फिक्स नहीं होंगे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपको पता है कि अगर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल को फिक्स कर दिया तो स्टेबल नहीं, वो अनस्टेबल माने जाते हैं। तो सॉलिड में भले से मूवमेंट बहुत कम होगा, लेकिन उनके पास मूवमेंट होगा, वो भी कौन सा, वाइब्रेटरी मूवमेंट होगा। वो वाइब्रेट करेंगे अपने पोजीशन पे, फिक्स नहीं कर सकते सॉलिड में पार्टिकल्स को, मूवमेंट मॉलिक्यूल्स को मूव करेगा, लेकिन हाँ वो वाइब्रेट मोशन उसके पास होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो जिस तरीके से हम लोगों को पता चल गया कि सबसे ज़्यादा रैंडमली मोशन गैस में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में होंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड, गैस की। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से सॉलिड लेस रिजिड होते हैं कि हाई रिजिड होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड में ज़्यादा होने की वजह से ये हाई रिजिड नेचर रखते हैं। ठीक है, और क्या सॉलिड को हम कंप्रेस कर सकते हैं? क्या सॉलिड में कोई इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कोई रोल होगा? आप सबको पता है कि सॉलिड में मॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और जब सॉलिड में मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होंगे तो बताइए, तो मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है या बहुत कम है तो क्या कंप्रेस कर पाओगे? नहीं। तो याद रखोगे, सॉलिड स्टेट में इफेक्ट ऑफ प्रेशर का रोल नहीं होगा, क्योंकि हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। नेग्लिजिबल रोल होता है, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है किसका? प्रेशर का इन द सॉलिड में, क्योंकि हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। और वही जहाँ तक बात रही गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर गैस का बहुत ज़्यादा रोल रखेगा, लिक्विड का थोड़ा सा और सॉलिड का लगभग बहुत कम और ना के बराबर रखता है। तो इसीलिए गैस को कंप्रेस बहुत आसानी से कर सकते, लेकिन सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। चल आगे आते हैं, पॉइंट को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, सॉलिड आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। सॉलिड को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, आप सबको पता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड आप सबको पता है कि इसको हम लोग ट्रू सॉलिड के भी नाम से जाना जाता है, और एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सीडो सॉलिड के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठा कि सर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में अंतर बताइए कि इन दोनों में क्या अंतर है। चलिए देखते, बात करते। क्रिस्टलाइन सॉलिड आप सबको पता है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, एक डेफिनेट पैटर्न में होता है, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होता है, उसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी रहे बेटा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो आप देखिए एग्जांपल में क्वार्ट्ज, ये जिसका फॉर्मूला है SiO2। देखिए इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में है। वो किस में है? एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में है। और ज्योमेट्रिकल पैटर्न के होने के साथ साथ ये शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज दोनों शो करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठा कि सर क्रिस्टलाइन सॉलिड तो ये समझ में आ गया कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में होता है, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होता है, एक डेफिनेट पैटर्न में होता है। लेकिन ये शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज क्या होता है? देखिए लॉन्ग रेंज का मतलब ये होता है कि जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं ओवर एंड ओवर ये बार बार रिपीट कर कर एक क्या बताते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। ठीक है, जिससे हम एक साइड अगर लॉन्ग चेन बनाते हैं तो हम दूसरे साइड का भी प्रेडिक्ट करके बता देंगे कि इधर भी वही चेन बार बार रिपीट करेगा। अब देखिए कैसे, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज बनाता है तो इधर कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, इधर एक जुड़ कर एक लॉन्ग रेंज बनाएंगे। उसी तरीके से ये इसी तरह से हम प्रेडिक्ट कर लेंगे कि यही स्ट्रक्चर इसके बगल में भी ये ओवर एंड ओवर क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तो लॉन्ग रेंज का मतलब होता है कि अगर एक साइड कोई कांस्टेंट पार्टिकल्स जुड़ कर एक डेफिनेट पैटर्न बना रहे हैं तो प्रेडिक्ट कर लिया जाता है कि दूसरे साइड भी यही पार्टिकल्स जुड़कर एक डेफिनेट पैटर्न बना रहे होंगे। दिस इज द लॉन्ग रेंज।
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो शॉर्ट रेंज के साथ साथ ये लॉन्ग रेंज बनाने की पावर रखते हैं। इनमें दोनों कंडीशन होती है, शॉर्ट रेंज के साथ साथ लॉन्ग रेंज भी ये रखते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोला जाता है ट्रू सॉलिड। दिस इज अ ट्रू सॉलिड। और एग्जाम्पल में आप सब लोग याद रखेंगे, फेमस एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, या आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है ग्रेफाइट, या आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड से, ये सारे जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इवन इस दुनिया के जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, अगर हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट जो KNO3 होता है, ये बोर्ड का क्वेश्चन आ चुका है कि पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, तो KNO3 भी जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इस दुनिया के जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, जनरली जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका कोई ना कोई एक शेप होता है। आप सबको पता है कि जनरली हेक्सागोनल ऐसा कोई शेप बनाते हैं, तो ये सब के सब क्रिस्टलाइन नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप तो एक तो एग्जांपल याद रखेंगे कौन सा, सिलिका मतलब क्वार्ट्ज, ये हो गया, और दूसरा जो है पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में इन्वॉल्व होता है। और दुनिया के जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड है, और इसमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट, एटम्स का अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट और आयंस का अरेंजमेंट एक डेफिनेट पैटर्न में होता है, जो शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज बनाते हैं। उसी तरफ दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, तो एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड बोला जाता है। एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड बोला जाता है, और एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड के साथ साथ इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड, दिस इज सुपर कूल्ड लिक्विड। और सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए कि एमॉर्फस सॉलिड स्यूडो सॉलिड, और स्यूडो सॉलिड का वजह सुपर कूल्ड लिक्विड, और सुपर कूल्ड लिक्विड किसकी वजह से, विस्कोसिटी की वजह से। तो एमॉर्फस सॉलिड, स्यूडो सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड और विस्कोसिटी, ये सब के सब एमॉर्फस सॉलिड में इन्वॉल्व होते हैं। विस्कोसिटी का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज इंट्रैक्शन बिटवीन टू लिक्विड लेयर। जब दो लिक्विड लेयर के बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, मान लो कि दो लिक्विड है, ठीक है, और इस दो लिक्विड के बीच में जब इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, आई मीन फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो उसी को हम लोग विस्कोसिटी के नाम से जाना जाता है। तो विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज इंट्रैक्शन बिटवीन टू लिक्विड लेयर। दो लिक्विड लेयर के बीच के इंट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। तो जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा लिक्विड के लेयर का, विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब विस्कोसिटी का रिलेशन अगर इंट्रैक्शन में देखा जाए तो डायरेक्टली होता है, इंट्रैक्शन के डायरेक्टली होता है, इंट्रैक्शन ऑफ टू लिक्विड लेयर के डायरेक्टली होता है विस्कोसिटी। आया समझ में। और विस्कोसिटी को ऐसे भी बोला जा सकता है कि जिस लिक्विड में मॉलिक्यूल स्लो मूव करेगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। मतलब विस्कोसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिस लिक्विड में मॉलिक्यूल्स स्लो मूव करेगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और जिस लिक्विड में मॉलिक्यूल तेज मूव करेगा उसकी विस्कोसिटी कम होगी। जैसे मरकरी और वाटर में अगर हम लोग बात करें तो आप सबको पता है कि बेटा मरकरी की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी किससे, वाटर से, क्योंकि मरकरी में अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन भी ज़्यादा है और मॉलिक्यूल का मूवमेंट भी स्लो है। तो इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मूवमेंट तो स्लो होना ही होना है, तो जिसकी वजह से मरकरी की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू किसके, वाटर के। आगे समझ में। तो ये कहानी हो गई विस्कोसिटी की। तो एग्जाम्पल एमॉर्फस सॉलिड का कौन है, एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है ग्लास। दिस इज अ ग्लास। तो ग्लास जो होता है वो आपका एक एमॉर्फस सॉलिड है। तो क्वार्ट्ज हो गया आपका क्रिस्टलाइन, और ग्लास जो हो गया क्वार्ट्ज ग्लास, ये आप सबको पता चल गया कि जो ग्लास है वो आपका एमॉर्फस सॉलिड है। दिस इज अ स्यूडो सॉलिड्स। आगे समझ में। और कोई बोलेगा कि स्यूडो सॉलिड जो होता है, ये जो ग्लास है ये क्यों एमॉर्फस रखता है, तो आप कहेंगे ड्यू टू सुपर कूल्ड लिक्विड, जिसका वजह है हाई विस्कोसिटी। आगे समझ में। तो ये कहानी हो गई कुछ एमॉर्फस सॉलिड की और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। चलिए आइए कुछ फंडामेंटल चीज़ें और पूछ लेते हैं आप लोग से। प्लास्टिक क्या है, क्रिस्टलाइन की एमॉर्फस।
तो सबको पता है कि प्लास्टिक जो है वो क्रिस्टलाइन नेचर रखता है, ठीक है। रबड़ क्या है, वो भी रबड़ क्या है, दिस इज एमॉर्फस, प्लास्टिक भी एमॉर्फस, रबड़ भी एमॉर्फस, ग्लास भी एमॉर्फस, और इन सब का वजह सिर्फ क्या है, ड्यू टू सुपर कोल्ड लिक्विड। आगे समझ में। और सीडो सॉलिड को बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, और ट्रू सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए आइए आगे क्लास को बढ़ाते हैं हम लोग। नेक्स्ट कि अंतर इन लोग को समझाना है, डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। चलिए बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नेचर। बताइएगा सबसे पहला जो पॉइंट है वो अपना क्या है बेटा, नेचर। तो अगर नेचर की बात करें तो बताइए बेटा, नेचर में क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ट्रू सॉलिड होता है, और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, सीडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। और सुपर कूल्ड लिक्विड का वजह क्या है, हाई विस्कोसिटी नेचर, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो आप सबको पता है कि क्रिस्टलाइन जो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और एमॉर्फस क्या बनाता है, ओनली शॉर्ट रेंज। देखिए क्रिस्टलाइन में तो दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए, और एमॉर्फस में सिर्फ एक, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कोई बोलेगा कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर ओवर एंड ओवर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो रिपीट कर करके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिसकी वजह से हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इसके अगले साइड भी यही बन रहा होगा। दिस इज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। शेप, तो आप सबको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, ज्योमेट्रिकल शेप रखते हैं, एक रेगुलर पैटर्न रखते हैं, जबकि एमॉर्फस रेगुलर पैटर्न नहीं, एक इर्रेगुलर शेप रखता है, ठीक है। तो उसके बाद अगला जो टॉपिक है कि एनिसोट्रॉपी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एनिसोट्रॉपी क्या होता है, इसको समझाइए। तो आपको बता दें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनिसोट्रॉपी होता है नेचर में, और एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो आइसोट्रॉपी होता है नेचर में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठा कि सर चलिए एनिसोट्रॉपी हमको समझाइए कि एनिसोट्रॉपी क्या होता है। तो भाई एनिसोट्रॉपी, पहली बात तो ये याद रख लो कि एनिसोट्रॉपी जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और आइसोट्रॉपी जो होता है वो एमॉर्फस सॉलिड होता है। पहले ये थोड़ा सा ये कर लोगे, फिल्ट्रेट कर लोगे कौन किस में आता है। एनिसो आता है क्रिस्टलाइन में, और आइसो आता है एमॉर्फस में। कोई बोलेगा कि एनिसोट्रॉपी क्या होता है, तो आप उसको कैसे समझाओगे कि व्हाट इज एनिसोट्रॉपी। तो एनिसोट्रॉपी का एक लाइन में आप किसी को मतलब समझा सकते हैं कि जिसकी, लिख सकते भी है नोट्स में आप, कि जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी विद डिफरेंट डायरेक्शन, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी विद डिफरेंट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारी प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ डिफरेंट होगी, दिस इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। जो कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन। जो कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन। और एमॉर्फस सॉलिड में कौन आता है, आइसोट्रॉपी। और आइसोट्रॉपी क्या होता है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी विद डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन दोनों में डिफरेंट होगा। तो एनिसोट्रॉपी का मतलब होता है कि जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और आइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी विद डिफरेंट डायरेक्शन में। आया समझ में। तो किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, एनिसो की आइसो, आइसो। और किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, वो है एनिसो, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, थर्मल इंडेक्स, थर्मल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे समझ में। तो एनिसोट्रॉपी का मतलब होता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी विद डिफरेंट डायरेक्शन, और आइसोट्रॉपी का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी विद डिफरेंट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड आइसो एंड दिस इज कॉल्ड एनिसो। एनिसो क्रिस्टलाइन रखता है और आइसो एमॉर्फस रखता है, ठीक है। अब आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन क्या नेचर रखता है। अगर मैं आप सभी लोगों को एक ग्राफ दूं कि कौन एनिसो है और कौन आइसो है, तो आप कैसे समझाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें ये कांस्टेंट पार्टिकल का एक अरेंजमेंट कर दिए, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कांस्टेंट पार्टिकल ला दिए, ठीक है, यहाँ देख रहे डायग्राम में। तो बताइए कौन इसमें आइसो है और कौन इसमें एनिसो है। डायरेक्शन तो दोनों में डिफरेंट है, तो कौन आइसो और कौन एनिसो है। तो देखिए किसमें कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में है, इस वाले में कि इस वाले में। तो आप सबको पता है कि इस वाले फिगर में
कांस्टेंट पार्टिकल अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में है, तो ये आपका क्या होगा, एनिसो, और ये क्या होगा, आइसो। तो इस तरीके से एनिसो और आइसो के बारे में हमने चर्चा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। सबको पता है कि बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जबकि एमार्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, ग्रेजुअली खुरदरा टाइप का होता है। ये खुरदरे टाइप के होते हैं एमार्फस, और मेल्टिंग पॉइंट जो क्रिस्टलाइन का होता है वो शार्प होता है। क्लेवेज प्रॉपर्टी, जब भी हम आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर नाइफ से कट करें तो ये बहुत ही स्मूथ कटता है, प्लेन से कटता है, जबकि ये अगर कट करेंगे तो इरेगुलर कटेगा। एमार्फस इरेगुलर कटता है, रेगुलर में नहीं कटेगा, और ये नाइफ से काटने पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को ये रेगुलरी पैटर्न में कटते हैं, एक स्मूथ कटेंगे, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन, they have definite and characteristics heat of fusion, they do not have definite heat of fusion। heat of fusion क्रिस्टलाइन का हमेशा एक definite characteristics रखेगा, जबकि इनका डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। तो ये कि बेसिक फंडामेंटल एक डिफरेंस हो गया क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड का, ठीक है। क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड, अच्छा कोई बोलेगा कि हीट ऑफ फ्यूजन क्यों क्रिस्टलाइन का डेफिनेट है, तो आप कहेंगे सर ड्यू टू टू सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, और एमार्फस में सुपर कूल्ड लिक्विड वगैरह होता है, ये सब होता है, तो हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होगा, चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेफिनेट होगा। तो ये आई होप समझ में आप सभी लोगों को आ गया। अब देखिए ये डायग्राम आपके सामने मैंने दिखाया हुआ है कि आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी, ये डायग्राम आप बता सकते हैं कि डायग्राम किसका है, और नीचे देखिए लिखा भी ये डायग्राम किसका है, दिस डायग्राम इज द एनिसोट्रॉपी। अब बताइए क्यों एनिसोट्रॉपी का है, तो इसलिए एनिसोट्रॉपी है ये, एक मिनट। तो ये क्यों ग्राफ एनिसोट्रॉपिक का है, ये ग्राफ इसलिए एनिसोट्रॉपिक का है क्योंकि आप सबको पता है कि इसमें कांस्टेंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो आप सब लोग पता है कि इसमें एक रेगुलर पैटर्न में है, सारे पार्टिकल किस में है, रेगुलर पैटर्न में है। तो जब सारे कांस्टेंट पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में है तो ये आपका कौन होगा, क्रिस्टलाइन के एमार्फस, क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आती है, आइसो के एनिसो, एनिसोट्रॉपी आती है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया कि क्या होता है आइसोट्रॉपी और क्या होता है एनिसोट्रॉपी। और देखिए एक डायग्राम यहाँ पर भी दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे आदमी जो है मैंस है ये एक योगा पोजीशन पे हैं। तो सारे जो योगा पोजीशन है वो आप सब लोग देखो कि एक सेम पोजीशन पे हैं, तो सारे ये सेम पोजीशन पे हैं, तो इसका मतलब ये कि ये कौन सा है, ये एनिसोट्रॉपी है, क्योंकि सारा का अरेंजमेंट एक सेम है, एक डेफिनेट पैटर्न में है। तो ये आपके होंगे किसके बेटा, क्रिस्टलाइन। और ये क्रिस्टलाइन कौन शो करता है, दिस इज द एनिसो, कौन शो करता है बेटा, एनिसो। और इस तरीके से हम लोगों ने इस डायग्राम के बारे में हमने समझ लिया कि इस तरीके से कैसे हम लोग इसके बारे में समझते हैं। और आप सब लोग समझ गए कि एनिसोट्रॉपी इन क्रिस्टलाइन ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अराउंड डिफरेंट डायरेक्शन। तो आई होप आप सभी लोगों को ये पॉइंट आप सब लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है आइसो और क्या होता है एनिसो, ठीक है। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और ट्रू सॉलिड के एग्जाम्पल कौन कौन है, तो मैंने बता भी दिया क्या, जितने भी आयनिक कंपाउंड जनरली होते हैं वो सब के सब क्रिस्टलाइन हैं। NaCl, क्वार्ट्ज, डायमंड, सल्फर। सल्फर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कंपाउंड जो क्रिस्टलाइन नेचर रखता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट, ये तमाम ऐसे आयनिक कंपाउंड है जो आपके क्रिस्टलाइन नेचर ही रखते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन, डायमंड क्रिस्टलाइन, सल्फर क्रिस्टलाइन, ये सब के सब आपके क्रिस्टलाइन ने, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन, तो ये क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं। और एमार्फस सॉल्ट की हम लोग बात करें तो क्वार्ट्ज ग्लास, ये आपके क्या होंगे, एमार्फस होंगे। पिच क्या होगा, एमार्फस होगा। रबड़ क्या होगा, एमार्फस होगा। प्लास्टिक क्या होगा, एमार्फस होगा। ये सब के सब इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि एमार्फस के हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन क्रिस्टलाइन होगा और कौन एमार्फस होगा। और इस पॉइंट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया कि क्रिस्टलाइन और एमार्फस किसे और कब बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वार्ट्ज ग्लास भी आपका एमार्फस है। कोई बोला क्वार्ट्ज ग्लास एमार्फस क्यों है, ड्यू टू सुपर कूल्ड लिक्विड है। पिच भी आपका एमार्फस है, रबड़ भी आपका एमार्फस है, प्लास्टिक भी आपका एमार्फस है। चलिए कुछ क्वेश्चन बात करते हैं। क्लासीफाई करना है एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को।
पॉलीथीन, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास और कॉपर। तो आपको बताना है कि कौन एमॉर्फस है और कौन क्रिस्टलाइन है। तो आप सबको पता है कि बेटा पॉलीरीथीन जो होता है ये एक एमॉर्फस है, ये एक सीडो सॉलिड है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो पॉलीरीथीन है ये एक पॉलीमर्स रबड़ में इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए एमॉर्फस है। नेप्थलीन, आप सबको पता है कि जो नेप्थलीन होता है, नेप्थलीन एक स्ट्रक्चर में होता है, इसका डबल बेंजीन इस तरीके से बनाया जाता है, नेप्थलीन है, तो इसमें कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है, एक डेफिनेट पैटर्न में है, तो ये क्रिस्टलाइन है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड भी आपका एक क्रिस्टलाइन नेचर ही होगा, क्योंकि इसमें पता चल गया है कि कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट एक डेफिनेट पैटर्न में है। टेफ्लॉन नहीं है क्योंकि एक पॉलीमर्स में इन्वॉल्व होता है, एमॉर्फस है। पोटेशियम नाइट्रेट एक आयनिक कंपाउंड है, पक्का क्रिस्टलाइन है। सेलोफेन ये एमॉर्फस है। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी एमॉर्फस है, क्योंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होते हैं ये आपके सुपर कूल्ड लिक्विड जनरली इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये एमॉर्फस वगैरह होते हैं। फाइबर ग्लास ये आप सबको पता है कि ट्रू सॉलिड में तो इन्वॉल्व नहीं होंगे, फाइबर ग्लास भी एमॉर्फस है। कॉपर ये आप सबको पता है क्रिस्टलाइन होगा। कॉपर ये जितने भी होते हैं ये क्रिस्टलाइन नेचर, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में ये सब होते हैं मेटल्स जनरली, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इनके बारे में एग्जाम्पल इज सो इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, आप इसको कहीं ना कहीं अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और जहाँ तक नोट्स बनाने की बारी है, तो नोट्स आप मेरे वीडियो लेक्चर से भी बना सकते हैं। आप वीडियो लेक्चर से बनाते हैं, दैट्स गुड। और सभी लोग, कोई साइड वाइज बुक्स की नीड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और हमारे ये क्लास लेक्चर, ठीक है। और नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी और मेरे लेक्चर से नोट्स आप बना सकते हैं, एनफ है एग्ज़ाम में एक अच्छे नंबर पाने के लिए, ठीक है। ओके, तो आई होप आप सभी लोगों को ये पॉइंट आज क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। आज के लिए यही रखते हैं और आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आने पर आप मेरे इनबॉक्स में आके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।